वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन 2024 एंड 25 की बुक है बच्चों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे इकाई का नाम है इकाई 14 ध्वनि। ध्वनि यानी आवाज, ठीक है। जो हम अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे, जो मेरी आप आवाज सुन रहे हैं, मुझे देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आप मेरी जो आवाज सुन रहे हैं वो भी क्या है, ध्वनि। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। नीचे दर्शाए गए वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न होने के कारण से मिलान कीजिए। जो वाद्य यंत्र हैं वो किस कारण से होते हैं, बज रहे हैं, किस कारण से उनमें ध्वनि सुनाई दे रही है, उससे हमें उनका मिलान करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है पीटने या आघात से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, तार खींचना लिखा हुआ है। और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है फूकना। ठीक, जो हमारा गिटार है बच्चों, ठीक है। तो गिटार किससे बजता है, तार खींचने से। तो हम इसको मिला लेते हैं इससे, ठीक है, तार खींचने से। इस तरह से मिला देंगे, आप स्केल से मिलाएंगे, ओके। फिर कह रहा है नेक्स्ट कौन सा है, शंख। शंख किससे बजता है बच्चों, तो शंख जो बजता है वो बजता है हमारा, देखिए, फूकने से। शंख किससे बजता है, फूकने से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ड्रम। तो ड्रम किससे बजता है बच्चों, पीटने या आघात करने से, ठीक है। इसी तरह से हम इधर मिला लेंगे। सीटी किससे बजती है, तो सीटी बजती है हमारी फूकने से, तो हम इसको मिला लेंगे फूकने से। फिर हमारा ढोलक किससे बजता है, तो ढोलक पीटने से या आघात करने से, तो हम इसको इससे मिला देंगे। फिर हमारा है सितार। तो सितार किससे बजता है बच्चों, तो सितार जो है हमारा बजता है तार खींचने से, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ आप लोगों को। गिटार तार खींचने से, शंख फूकने से, ड्रम पीटने या आघात से, सीटी फूकने से, ढोलक पीटने या आघात करने से, और सितार, सितार किससे बजता है बच्चों, तार खींचने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र में दर्शाए गए प्रयोग में ध्वनि उत्पन्न होने के संबंध में क्या जानकारी मिल रही है, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें चित्र में दिखाया बच्चों, एक बच्चा है जो ड्रम पे चावल के दाने रखकर इस तरह से उसको पीट रहा है और चावल के दाने उछल रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी हमने अपने स्कूल में करवाया हुआ है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है बच्चों, इजी साइंस एक्सपेरिमेंट्स, तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है दर्शाए गए प्रयोग में चावल के दाने कंपन द्वारा उछल रहे हैं, यानी चावल के दानों में कंपन हो रहा है और वे उछल रहे हैं। इससे पता चलता है कि वस्तुओं में ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। जो चावल, जब ड्रम बच्चा पीट रहा है तो ड्रम में होने वाला कंपन जो हमें ध्वनि के रूप में सुनाई दे रहा है वो चावल को ट्रांसफर हो रहा है। तो चावल में भी कंपन हो रहा है और चावल के दाने जो हैं वो उछल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही संचरण है। संचरण मतलब ध्वनि का चलना। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में होता है। क्या नीचे दिखाए गए खिलौनों में भी ध्वनि का संचरण होगा? इसकी जांच आप इस खिलौने को बनाकर अपने मित्र के साथ बात कर कर करें। तो ये भी बच्चों कराया गया हमारे विद्यालय में, जल्द ही हम इसको दोबारा करवाएंगे। तो बनाया गया यंत्र विद्यालय में अध्यापक को दिखाएं। तो पहले आप क्या करेंगे, 2 कागज के डिब्बे लेंगे और उसमें जो है पीछे से छेद करेंगे, और ऐसा बहुत बड़ा छेद नहीं करेंगे, छोटा सा छेद करेंगे जिससे जो है धागा निकल जाए। थोड़ा मोटा वाला धागा लेना है हमें। उसके बाद उस धागे पे गांठ मार के वहां पर आप चाहिए तो थोड़ा सा ग्लू लगा सकते हैं, और उसके बाद दूसरे साइड भी आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद एक साइड से बच्चा ग्लास के अंदर धीरे से बोलेगा और दूसरे साइड के ग्लास को आपको अपने कान में लगाना है इस तरीके से, तो आपको सुनाई देगा, ठीक है। कह रहा है उक्त यंत्र में ध्वनि संचरण किस माध्यम से हो रहा है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो ठोस माध्यम में हो रहा है, धागे के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि ठोस सतह से टकरा कर पुनः लौटती है, इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन सीखा है बच्चों, उसी तरह ध्वनि का भी परावर्तन होता है। निम्नलिखित चित्र के अनुसार यदि ध्वनि स्रोत के पाइप का झुकाव परावर्तक तल से 30 अंश पर हो तो स्पष्ट कीजिए परावर्तक ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने अंश के झुकाव पर पाइप को रखेंगे। तो ये भी कोण जो बच्चों हैं वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री का ही होना चाहिए, तभी हमें आवाज सुनाई देगी। ध्वनि ठोस सतह से परावर्तित होती है। यदि हम किसी बड़े खाली कमरे में बोलें तो हमारी
परावर्तित ध्वनि हमें स्पष्ट सुनाई देगी, और यदि हम परावर्तक पृष्ठ से न्यूनतम 16.6 मीटर की दूरी या अधिक पर हो तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। जबकि यदि परावर्तक तल हमसे 16.6 मीटर से कम दूरी पर हो तो परावर्तित ध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती। जब किसी परावर्तक तल से ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है तो इसे गूंज कहते हैं। उक्त को आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं बच्चों कि अगर हम 16.6 मीटर से कम दूरी पर होंगे तो हमें परावर्तक तल से परावर्तित ध्वनि सुनाई नहीं देगी, लेकिन यदि हम 16.6 मीटर से थोड़े अधिक दूरी पर होंगे तो हमें क्या होगा, परावर्तक तल से टकरा कर वापिस आते हुए अपनी प्रतिध्वनियां सुनाई देंगी। तो अब हमें नीचे एक चित्र दिया हुआ है, कह रहा है उक्त चित्र के आधार पर परावर्तित ध्वनि 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन सी परावर्तित ध्वनि गूंज और कौन सी परावर्तित ध्वनि जो है प्रतिध्वनि है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि एक खाली कमरा हमें दिखाया है जिसकी दूरी 17 मीटर है। ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन सी हमें गूंज सुनाई देगी और कौन सी हमें जो है प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो पहला हम देखते हैं, जो पहली वाली किरण है हमारी फर्स्ट वाली, वो देखिए ये है, यहाँ से गई, यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ से यहाँ टकराई और फिर वापस आ गई। ठीक है, तो यानी ये देखिए यहाँ पे कहीं पे टकरा रही है, तो ये तो बहुत कम है, लगभग 15 मीटर के आसपास। तो इसमें हमें क्या सुनाई देगा, गूंज सुनाई देगी। सेकेंड वाली जो ध्वनि है वो हम देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ से चली, यहीं पे टकरा गई है। ठीक है, फिर यहाँ गई, फिर उसके बाद से यहाँ आई और फिर हमें सुनाई दे रही है, तो ये भी गूंज होगी। फिर थर्ड हम देखते हैं, तो थर्ड हमारी देखिए ये गई यहाँ से, थर्ड हमारी ये जा रही है यहाँ से, उसके बाद यहाँ आ रही है इस तरह से और बच्चे को सुनाई दे रही है, दूसरे बच्चे को, तो ये भी गूंज ही होगी। देखिए फोर्थ हम देखेंगे, तो फोर्थ देखिए ये गई, यहाँ गई और फिर जो है यहाँ वापस आ गई, तो ये भी तो यहीं पे टकरा जा रही है ना। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, गूंज हो गई, फोर्थ भी। अब फिफ्थ वाली हमें देखनी है। फिफ्थ वाली ध्यान से देखेंगे हम बच्चों, इसको देखेंगे आप, तो ये आपकी यहाँ से जा रही है इस तरीके से और सीधे यहाँ टकरा रही है, यानी 16.6 मीटर से ज्यादा, और वापस यहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये वाली जो पांचवी ध्वनि है इसकी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी, प्रतिध्वनि सुनाई देगी। नेक्स्ट कह रहा है बिजली कड़कते समय ध्वनि व प्रकाश की चाल ठोस, लकड़ी, लोहा एवं द्रव आदि में ध्वनि उत्पन्न कर अनुभव के आधार पर ध्वनि के चाल के चिन्ह से कम अथवा से ज्यादा द्वारा कम अधिक बताइए। तो प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल में किसकी चाल ज्यादा होती है, तो बच्चों प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, तो हम इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है, प्रकाश की चाल ज्यादा है। फिर ध्वनि में ठोस, ध्वनि की ठोस में चाल और ध्वनि की गैस में चाल, तो हमें पता है कि ठोस में चाल ज्यादा होती है, तो हम ऐसे दिखा देंगे। फिर ध्वनि की लकड़ी में चाल और ध्वनि की लोहे में, धातुओं में ध्वनि होती है वो हमें ज्यादा सुनाई देती है, तो हम इस तरह से लगा देंगे। फिर ध्वनि की जल में चाल और ध्वनि की गैस में चाल, तो गैस और जल में से जल में ज्यादा होती है, तो हम इस तरह से चिन्ह लगा देंगे बच्चों। नेक्स्ट हमसे कह रहा है उचित मिलान कीजिए। कंपन द्वारा क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, हम इस तरह से मिला देंगे। नेक्स्ट ध्वनि के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, हम इस तरह से मिला देंगे। ध्वनि की चाल सबसे तेज धातुओं में होती है, हम इस तरह से मिला देंगे। उस ध्वनि तरंग के रूप में चलती है, तो हम इससे मिला देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं। पहला कह रहा है माध्यम के कणों के कंपन व तरंग के संचरण की दिशा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से बना हुआ है। क्या कर रहा है, एक बालक सीटी बजा रहा है। दूसरा, माध्यम के कणों के कंपन व तरंग के संचरण की दिशा, सेम वही चीज लिखी हुई है। यहाँ पर आपका लाउड स्पीकर बज रहा है और इस तरह से सुनाई दे रहा है। यहाँ पर मच्छर है, इसका इस तरह से सुनाई दे रहा है, और यहाँ पर ड्रम बज रहा है और इसका इस तरह से सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो कंपन करते कण द्वारा माध्य स्थिति के एक ओर तय की गई अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है, एवं 1 सेकंड में कण द्वारा किए गए कंपन उस कण की आवृत्ति है। उक्त चित्रों में ध्वनि के संचरण को तरंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। आवृत्ति व आयाम को ध्यान में रखकर निम्नलिखित चित्रों के आधार पर प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के उत्तर दीजिए। जबकि यहाँ पर बच्चों 8 नंबर भी प्रश्न है, सबसे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि है। तो सबसे अधिक आवृत्ति आप देख पा रहे हैं बच्चों, मैं इसको 1 सेकंड इरेज कर दूं।
तो आप देख पाएंगे कि सबसे अधिक आवृत्ति देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है ना, सबसे ज्यादा पतले पतले जो आपकी लाइंस हैं वो कहाँ दिख रही हैं, यहाँ पे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी थर्ड। मच्छर के जो ध्वनि की आवृत्ति है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद पूछ रहा है सबसे अधिक आयाम वाली आवृत्ति है, तो सबसे अधिक आयाम यानी जिसकी दूरी बहुत ज्यादा ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा आयाम किसका है, तो सबसे ज्यादा आयाम ऑप्शन बी यानी लाउड स्पीकर का है। जिसकी बच्चों आवृत्ति ज्यादा होगी उसका आयाम कम होगा, और जिसकी आवृत्ति कम होगी उसका आयाम ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।